बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब बढ़ते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक बैलेंस शीट दी हुई है और एक इनकम स्टेटमेंट दी हुई है और कुछ रेशियोज फाइंड करने के लिए बोला हुआ है। तो ये क्वेश्चन अब यहाँ पे सही नज़र आ रहा है, बुक में छोटा सा नज़र आ रहा है। तो अब यहाँ पे हम पहले इस बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट को देख लेते हैं। बैलेंस शीट में हमें एक चीज़ कैश गिवन है, अकाउंट रिसीवेबल और इन्वेंट्री, ये सारे मिला के हमारे पास है करंट एसिड। इन सब का टोटल ये आ गया। फिर नेट फिक्स एसिड, सब को मिला के ये टोटल एसिड आ गया, ये करंट एसिड है। उसके बाद लाइबिलिटी साइड पे अकाउंट पेबल्स आ गए, एक्रूअल्स भी यूँ समझो कि वो है जो हमने अदायगी करनी है। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन दोनों चीज़ें हमारे ऊपर लाइबल है, ये हमारी लाइबिलिटी है। और शॉर्ट टर्म लोन्स, ये सारे मिला के करंट लाइबिलिटीज़ आ गई। करंट लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटीज़ होती है जो हमने विद इन 1 ईयर पे करनी होती है। उसके बाद लॉन्ग टर्म डेट, जो कि 1 साल से ज़्यादा अरसे के अंदर हमने पे करने हैं। और नेटवर्थ यानी कि इक्विटी, जो ओनर्स की ओनर इक्विटी जिसको बोलते हैं, ओनर्स इक्विटी। और ये सारी मिला के टोटल लाइबिलिटीज़ और नेटवर्थ जो कि एसिड के बराबर होती है। और दूसरी चीज़ है अभी इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले इनकम लिखते हैं जो कि हमारे पास सेल है। उसके बाद उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स को माइनस कर दिया तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट में से तमाम एक्सपेंस को माइनस कर देना है, तमाम एक्सपेंस ही इसके अंदर शामिल है। एक्सपेंस माइनस किया और इंटरेस्ट माइनस किया तो हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स से पहले का प्रॉफिट आ गया। और टैक्स निकाल लिया तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसको नेट प्रॉफिट भी बोलते हैं, नेट प्रॉफिट। इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। खैर ये हमारा भी क्वेश्चन में यूज़ तो नहीं होगा। इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट समझने के बाद आप चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या हुआ है। क्वेश्चन में हमें करंट रेशियो फाइंड करनी है, एसिड टेस्ट रेशियो फाइंड करनी है, इसी तरह 5-7 रेशियोज़ हमें फाइंड करने को बोला हुआ है। तो बारी बारी उसको देख लेते हैं, फार्मूला भी देखते हैं और उसको साथ ही बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हुए सॉल्व भी कर लेते हैं। करंट रेशियो सबसे पहली चीज़ हमने फाइंड करनी है। करंट रेशियो हमारे लिए इसलिए यूज़ करते हैं कि हमारे पास कितने करंट एसिड्स हैं अपनी करंट लाइबिलिटीज़ के बिहाफ पे। यानी अगर हमारे पास एक करंट लाइबिलिटी है तो उसके बिहाफ पे कितने करंट एसिड्स हमारे पास मौजूद हैं, लाइबिलिटीज़। तो इधर हम अपनी स्टेटमेंट्स से देखते हैं कि बैलेंस शीट के अंदर ये करंट एसिड है, इसका टोटल 3800 डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़ 1680। तो इसका रिज़ल्ट आया 2.26। मतलब कि हर एक लाइबिलिटीज़ के लिए 2.6 एसिड हमारे पास मौजूद है। एक लाइबिलिटी के लिए जो हमने 1 रुपये उधार लिया हुआ है उसके ब्याज पे हमारे पास 2.6 एसिड मौजूद है। यहाँ पे ये बात याद रखनी, ये करंट की बात हो रही है। जो करंट लाइबिलिटीज़ है जो साल के अंदर पे करनी है, वो उसके ब्याज पे हमारे पास करंट एसिड 2.6 मौजूद है, यानी कि डबल से भी ज़्यादा। कहते हैं कि 2 अगर हो तो बहुत अच्छी होती है कंडीशन कंपनी की। इसके बाद है एसिड टेस्ट रेशियो, इसको क्विक रेशियो भी कहते हैं। क्विक रेशियो, क्विक रेशियो का फार्मूला है क्विक एसिड डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। कि हम अपनी करंट लाइबिलिटीज़, वो लाइबिलिटीज़ जो साल के अंदर पे करनी है, वो क्विक एसिड से कितनी जल्दी किस तरह पे कर सकते हैं। भाई एक लाइबिलिटी है तो उसके ब्याह पे हमारे पास क्विक एसिड कितने हैं। क्विक करंट एसिड हमने पढ़ा था कि कैश, अकाउंट रिसीवेबल और इन्वेंट्री होता है। क्विक एसिड के अंदर इन्वेंट्री शामिल नहीं होती। इन्वेंट्री को करंट एसिड से निकाल देंगे तो क्विक एसिड आ जाएगा। इन्वेंट्री को निकाल दो या फिर कैश और अकाउंट रिसीवेबल को ऐड कर लो। हम यहाँ से कैश और अकाउंट रिसीवेबल ले लेते हैं क्विक एसिड में, और डिवाइडेड बाय वही हमारी लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़। 400 जमा 1300 1700, ये आंसर आ रहा है हमारे पास 1.01। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो करंट लाइबिलिटीज़ है वो हम अपनी इन्वेंट्रीज़ को बेचे बगैर, जो हमारे पास स्टॉक में चीज़ें पड़ी है उनको बेचे बगैर भी हम, हमारे पास एक लाइबिलिटीज़ के बदले में 1.01 एसिड्स मौजूद हैं।
एवरेज कलेक्शन पीरियड और इन्वेंट्री टर्नओवर। पहले हम इन्वेंट्री टर्नओवर को पढ़ लेते हैं, फिर एवरेज कलेक्शन पीरियड की तरफ जाएंगे। इन्वेंट्री टर्नओवर का मतलब है कि साल में कितनी बार एवरेज इन्वेंट्री जो है वो सर्कुलेट होती है। मतलब अगर एवरेज इन्वेंट्री जो है वो 100 रुपये की है और अगर हम 500 की सेल्स कर लेते हैं उसके ऊपर, तो 500 कीमत की चीज़ें बेचते हैं, तो इसका फार्मूला बनेगा एवरेज इन्वेंट्री टर्नओवर। एवरेज इन्वेंट्री और ऊपर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जितने कीमत की हमने चीज़ें सेल की है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, CGS भी इसको लिख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो अब हमारे पास CGS है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, सॉरी इनकम स्टेटमेंट में 8930 और एवरेज इन्वेंट्री है। अच्छा, यहाँ पे इन्वेंट्री गिवन है 2100। इन्वेंट्री 2100 गिवन है, ये होती है क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री जब साल ख़त्म हुआ, अब इन्वेंट्री ऊपर नीचे होती रहती पूरे साल में, तो ये है क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब हमें चाहिए ओपनिंग इन्वेंट्री, जब साल शुरू हुआ था तब इन्वेंट्री कितनी थी। यहाँ पे लास्ट ईयर की इन्वेंट्री गिवन है। ये लास्ट ईयर एंडिंग इन्वेंट्री कितनी थी, 1800 रुपये। जो लास्ट ईयर की एंडिंग इन्वेंट्री थी वो करंट ईयर की स्टार्टिंग इन्वेंट्री है। अब 1800 रुपये इसकी स्टार्टिंग इन्वेंट्री हो गई। स्टार्ट्स, तो इसको हम एवरेज ले लेते हैं इसका, ये हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी। 1950 रुपये एवरेज इन्वेंट्री है। 8930 डिवाइडेड बाई 1950, 4.58। तो इसका मतलब ये है कि 4.58 बार हमारे जो रैक्स है वो साल में खाली हुए हैं। यानी जितना भी माल था, स्टॉक हुआ था, जितनी भी इन्वेंट्री, वो 4.5 बारी खाली हुई है। यानी ऑन एवरेज 100 रुपये की चीज़ें अगर हमारे स्टोर में होती है हर वक्त मौजूद, तो हमने कितने की बेची, 450 रुपये की टोटल चीज़ें बेची है। ये यहाँ से आ गया। अब चलते हैं हम एवरेज कलेक्शन पीरियड की तरफ। एवरेज कलेक्शन पीरियड को पहले समझना पड़ेगा कि ये होता क्या है। जब हमने कोई चीज़ बेची तो उधार पे बेची है। अब उधार पे बेची तो वो कितने दिनों में हमें उधार वापस मिल गया है, ऑन एवरेज कितने दिनों में हमें उधार वापस मिल गया है। इसको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा डेटर टर्नओवर क्या होता है। डेटर वो होते हैं जिन्हें हमने माल उधार पे दिया है और उनसे पैसे लेने हैं हमने। अच्छा, डेटर टर्नओवर क्या होता है, एनुअल क्रेडिट सेल को हम डिवाइड करते हैं अकाउंट रिसीवेबल से। क्रेडिट सेल हमने टोटल कितनी सेल की है, फ़र्ज़ करो कि 1000 रुपये की सेल की है और हमारे रिसीवेबल कितने थे, 100 रुपये। इससे आप कंपेयर कर सकते हो कि हमने कितने की चीज़ें बेची है और कितनी इन्वेंट्री थी। यहाँ इन्वेंट्री थी, यहाँ रिसीवेबल्स है, अकाउंट रिसीवेबल। तो अगर ये 10 आ जाता तो इसका मतलब है साल में हमने 10 बार अपनी पेमेंट कैश की है। यहाँ पे क्या था, साल में 5 बारी 4.5 बार इन्वेंट्री बेची है अपनी सारी। यहाँ पे आगे 10 बार साल में हमने जो हमारे डेटर्स थे उनसे पेमेंट कैश की है। अब इसकी रियल वैल्यू इसके अंदर पुट करते हैं, तो एनुअल सेल जो नेट सेल है हमारी 12,680 रुपये है और अकाउंट रिसीवेबल 1300 रुपये की है। 1300, इसका आंसर आ गया 9.75। मतलब साल में 9.75 बार हमने अपनी पेमेंट को कैश किया है। अब हमने डेज़ में फ़ाइंड करना है। डेज़ में फ़ाइंड करना है तो सिंपल, साल में 9.75 टाइम हमें पेमेंट बैक हुई में हमने कैश की है, तो डेज़ यानी कि 365 दिनों में इतनी कैश की है ना। तो अब हमें दिन फाइंड करने हैं, तो सिंपल 365 को हम डिवाइड कर देंगे 9.75 से, तो ये आ गया 37.43 डेज़। 37 दिनों के अंदर हमारी पेमेंट कैश बैक हो गई है। इसी फार्मूला को हम यूज़ करते हैं अगर दो कस्टमर्स को हमने कंपेयर करना है ना कि कौन सा कस्टमर हमें अच्छी पेमेंट दे रहा है, तो हम यही फार्मूला यूज़ करके उसका साल का उसके साथ हमने उन दोनों कस्टमर्स के साथ साल में कितनी क्रेडिट सेल की है और उनका बैलेंस क्या आ रहा है, उन दोनों का कंपेयर करेंगे और उसके बाद 365 से डिवाइड कर दें, तो हमारे पास दोनों की वैल्यूज़ आ जाएगी कि कौन सा कस्टमर हमारे साथ अच्छा चल रहा है। जिसकी वैल्यूज़ ये कम होगी वो मीन्स कि वो जल्दी पेमेंट हमें वापस कर रहा है। ये हो गया हमारे एफिशिएंसी एंड एक्टिविटी रेशियो। इसके बाद आ जाती है लेवरेज रेशियो। लेवरेज रेशियो के अंदर हम देखेंगे कि हमारे अपने पैसे कितने हैं, नेटवर्थ वाले, इक्विटी कितनी है ओनर्स की, और हमने कर्जा कितना ले रखा है। टोटल डेट टू नेटवर्थ इक्विटी। टोटल डेट टू नेटवर्थ इक्विटी सिंपल फार्मूला बनेगा, इसको ऊपर रखेंगे, इसको नीचे रखेंगे। टोटल डेट देखते हैं है कितना, लॉन्ग टर्म डेट ये वाला और करंट लाइबिलिटी शॉर्ट टर्म डेट, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म टोटल आ जाएगा
160 प्लस 2000 डिवाइडेड बाई नेटवर्थ कितनी है 3440 रुपये। तो ये आंसर हमारे पास आया है 1.069। ये हमें बता रहा है कि एक ओनर के एक अगर ओनर का 1 रुपया है ना तो उसके बिहाफ पे हमारे पास इतने रुपये कर्ज़ा ले रखा है। ओनर के 100 रुपये है तो हमारे पास 106.9 रुपये लोगों के हैं जो कर्ज़ पे ले रखे हैं। रेशियो हमारे पास लॉन्ग टर्म डेट टू कैपिटलाइजेशन रेशियो। कैपिटलाइजेशन बोलते हैं लॉन्ग टर्म डेट को, और उसके अंदर हम शामिल कर देते हैं ओनर्स इक्विटी यानी नेटवर्थ। नेटवर्थ और लॉन्ग टर्म डेट को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास कैपिटलाइजेशन आ जाता है। तो इसके लिए हमारे पास सिंपल फार्मूला बन जाएगा लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेट प्लस नेटवर्थ। बैलेंस शीट और इसे हम चेक कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म डेट कितना है 2000 और ओनर इक्विटी है 3440। इसका आंसर हमारे पास आ गया 0.367। अगर परसेंटेज में करें तो 36.7%। इसका मतलब क्या है 36.7% का मतलब ये है कि शॉर्ट टर्म लोन्स को निकाल के जो हमने साल के अंदर पे करने उनको निकाल के हमारे पास जो लॉन्ग टर्म डेट्स है वो उसका 36% टोटल कैपिटलाइजेशन का वो हमारे पास लॉन्ग टर्म डेट से आ रहा है, और बकाया जो परसेंटेज बचती है 63.25%। 63.2% बकाया ओनर्स की इक्विटी है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़। इसके अंदर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन और रिटर्न ऑन इक्विटी हमने फाइंड करनी है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऊपर यानी प्रॉफिट किस चीज़ के ऊपर होता है, सेल के ऊपर प्रॉफिट जनरेट होगा ना। तो हमने ग्रॉस प्रॉफिट का मार्जिन फाइंड करना है कि कितने, अगर हम 100 रुपये की सेल कर रहे हैं तो कितने परसेंट उसके अंदर से हमारी प्रॉफिट है। तो ऊपर हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट 3750 डिवाइडेड बाई नेट सेल्स 0.295 यानी कि 29.5% नेट प्रॉफिट है। यानी अगर 100 रुपये की सेल किया तो 29.5 रुपये उसके ऊपर बचत होगी। नेट प्रॉफिट मार्जिन वही जहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट रखा तो उसकी जगह नेट प्रॉफिट रख लेंगे। नेट प्रॉफिट बाय सेल, नेट प्रॉफिट कितनी है, नेट प्रॉफिट यानी कि एक्सपेंस और इंटरेस्ट सब चीज़ें निकाल दी है। ग्रॉस प्रॉफिट तो था ना, सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाली थी, जो चीज़ की असल कीमत थी वो निकाली थी सेल्स में से। अब यहाँ पे हमने ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंस और इंटरेस्ट भी निकाल दिया और साथ टैक्सेस भी निकाल दिए। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है। तो हमारे पास बचे 670 रुपये। 168 जगह 0.0528 यानी कि 5.28% प्रॉफिट नेट प्रॉफिट आई है। यानी 100 रुपये की अगर चीज़ें बेची तो 5.28 रुपये इसके ऊपर बचे हैं असल में, एक्सपेंस वगैरह निकालने के बाद ही। और ये था एक्सपेंस वगैरह निकालने से पहले। यानी तकरीबन अगर 70 की चीज़ ली थी तो हमने 100 की बेची, 30 रुपये तकरीबन ग्रॉस प्रॉफिट था। जब हमने चीज़ें बेचने के ख़र्चे वगैरह, सैलरीज वगैरह, इंटरेस्ट और टैक्सेस निकाले तो वो हमारे पास 30 रुपये से आके 5 रुपये बचे सिर्फ। उसके बाद है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब है कि अगर ओनर के 100 रुपये है बिज़नेस के अंदर तो ओनर को कितना रिटर्न मिल रहा है इस 100 रुपये के ऊपर। इसका भी सिंपल फार्मूला है नेट प्रॉफिट बाय नेट प्रॉफिट किस चीज़ के ऊपर है, किस चीज़ के ऊपर हमने रिटर्न फाइंड करना है, इक्विटी के ऊपर। इक्विटी को हम नेट वर्थ भी बोलते हैं। 3440 रुपये इक्विटी है ओनर की और टोटल प्रॉफिट कितना है 670 रुपये। ये आंसर आ गया 0.1947। यानी कि ओनर के 100 रुपये के ऊपर उसको कितना रिटर्न मिल रहा है, तकरीबन 20 रुपये का रिटर्न उसको मिल रहा है। 100 रुपये के पीछे वो 20 रुपये कमा रहा है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि नेट प्रॉफिट मार्जिन तो 5% था तकरीबन, तो इक्विटी के ऊपर 20% रिटर्न कहाँ से आ गया। तो इसका हल ये, इसका सलूशन ये है कि नेट प्रॉफिट मार्जिन को अगर हम मल्टीप्लाई करें इक्विटी रिटर्न, इक्विटी टर्नओवर के ऊपर के साल में कितनी बार इक्विटी टर्नओवर हुआ है इक्विटी का, तो इक्विटी का टर्नओवर फाइंड करने के लिए हम सेल कितनी हुई है इक्विटी के मुकाबले में। इक्विटी थी 3440 और सेल यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते हैं 12680, 3.68 और नेट प्रॉफिट मार्जिन 5.28%। तो 5.28 को
इक्विटी टर्नओवर के ऊपर कि इक्विटी के मुकाबले में सेल कितनी बार हुई है, उससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास सेम रिज़ल्ट आ जाएगा 19.46, जो कि इसके तकरीबन बराबर है 19.47। यहाँ पे हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, जिसके अंदर हमें 3 सालों की रेशोज़ गिवन है। ऊपर बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट गिवन थी, हमने रेशोज़ फाइंड की थी। यहाँ पे हमें 3 सालों की एक कंपनी की रेशोज़ गिवन है और कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डिक्रीज़ हुआ है तो क्यों हुआ है, और उसके बाद है कि डेट्स इंक्रीज़ किस वजह से हुए, करंट लाइबिलिटीज़ की वजह से या लॉन्ग टर्म डेट्स की वजह से। ये नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे।